जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 को शुरू करेंगे बुक सेकंड के, ठीक है, जिसका नाम है डेमोग्राफिक रिसर्जन, ठीक है, या डेमोक्रेटिक रिसर्जन, लोकतांत्रिक पुनर्स्थापन। तो चलिए शुरू करते हैं, जरा समझते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर और बेहतरीन तरीके से इसे कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको समझ आएगा, पसंद आएगा। इससे पहले हमने जब बुक फर्स्ट करी थी तो उसके अंदर यूरोपियन यूनियन और आसियान को समझ लिया था, और इस बुक के अंदर हमने पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम को देख लिया था। अगर आपको वो समझ नहीं आया या आपने देखा नहीं है अभी तक वो चैप्टर, तो हमारे चैनल पर उसकी वीडियो पड़ी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं और फिर आराम से इसे समझ सकते हैं। ये पूरा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है। वहाँ पर हमने 1971 5th जनरल इलेक्शन तक की बात कर ली थी। आज हम उसके बाद से स्टोरी को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास हमने जो बात करी थी वो बात करी थी 1971 के 5th जनरल इलेक्शन की। ये 5वां आम चुनाव था जो 1971 में हुआ था। ये इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन रहा था कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 1969 में विभाजन का सामना कर चुकी थी। किसका सामना? विभाजन का सामना। आपको याद होगा प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई थी, एक बनी थी कांग्रेस ओ और एक बनी थी कांग्रेस आर। ये उसी के बाद ये एक मेजर इलेक्शन था जिसके अंदर ये देखना था कि कौन सी पार्टी असली कांग्रेस के तौर पर सामने आएगी। इस इलेक्शन के अंदर दो पार्टियों ने इलेक्शन में पार्ट लिया। एक थी कांग्रेस आर जिसको इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, एक थी कांग्रेस ओ जिसको सिंडिकेट लीड कर रही थी। सिंडिकेट को ये डर था कि वो कहीं हार ना जाए। वैसे उन्हें एक घमंड भी था कि अब तो हम जीत कर ही रहेंगे और इंदिरा गांधी को एक बड़ा मजा चखा कर रहेंगे, पर उन्हें एक डर भी था कि कभी ऐसा ना हो तो इसी से बचने के लिए कांग्रेस ओ या सिंडिकेट ने अदर या अपोजिशन पार्टीज़ के साथ, अदर पार्टीज़ के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया। क्या बनाया? एक अलायंस बनाया, एक ग्रुप बनाया। इस अलायंस का नाम रखा ग्रेट अलायंस। क्या नाम रखा? ग्रेट अलायंस। इस ग्रेट अलायंस ने एक नारा दिया। क्या नारा दिया? इन्होंने कहा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला रही है ये इंदिरा, इसलिए इंदिरा हटाओ। कौन सा नारा दिया इन्होंने? और इंदिरा गांधी ने इसी बात को पकड़ लिया और इसका अपोजिशन किया और कहा कि ये सब चाहते हैं इंदिरा हटाओ, ये सब चाहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं चाहती हूँ गरीबी हटाओ। तो इंदिरा ने एक नारा दिया, ये चाहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं चाहती हूँ गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा ने। इन्होंने कहा इनके पास कोई मोटिव नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस ये चाहते हैं कि कैसे भी करके मुझे हटा दे। ये कुछ काम नहीं करेंगे सत्ता पे आकर, देश की भलाई नहीं करेंगे। यही वो लोग हैं जो करप्शन फैलाते हैं। मुझे लाओ, मैं आऊँगी तो गरीबी हटाऊँगी। इंदिरा गांधी जी ने ऐसा कहा। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जीत गई। ये इनकी एक बात एक जादुई करिश्मे के तौर पर वापस आई और ये इलेक्शन जीत गई और मेजर सभी कांग्रेस ओ और अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को हार का सामना करना पड़ा। इतनी बात समझ में आ गई? क्या हुआ? ये इलेक्शन के बेसिस पर ये जज कर लिया गया कि जो पुरानी वाली कांग्रेस थी वही कांग्रेस आज कांग्रेस आर है। इतनी बात क्लियर? और उसी के बाद कांग्रेस ओ का डिक्लाइन होना शुरू हो गया और कांग्रेस ओ खत्म हो गई। इतनी बात क्लियर? अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बात को समझते हैं। जैसे ही 1971 का 5th जनरल इलेक्शन में ये सारी चीज़ें हुई थी, इसी के बाद 1971 के अंदर ही एक इंसिडेंस और हुआ था। वो इंसिडेंस था दिसंबर के महीने में इंडो पाक वॉर, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध मेनली हुआ था बांग्लादेश को लेकर। किसको लेकर? क्या हुआ था? बांग्लादेश को लेकर। तो जो बांग्लादेश है, एक बार आप मैप के थ्रू समझ लीजिए। अगर आप नोटिस करना चाहें तो मैं पूरा का पूरा एक एरिया बना देता हूँ। इस तरफ एक एरिया पड़ता है, एक इस तरफ पड़ता है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस फॉर्म में हम देख सकते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप आ जाएगा, ठीक है। आप जज कर सकते हैं। इस तरफ पाकिस्तान था। आपको याद होगा जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, उस समय हमारे देश को तो इंडिया कहा गया था, पर पाकिस्तान का निर्माण भी हमारे साथ ही हो गया था और पाकिस्तान को दो जगह पर बनाया गया था, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। पाकिस्तान दो थे, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ईस्ट वाले का रखा गया ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट वाले का नाम रखा गया वेस्ट पाकिस्तान।
पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान था, इस पाकिस्तान के अंदर मेनली जो आबादी रहती थी वो बंगाली रहती थी। कौन सी रहती थी? बंगाली रहती थी। यहाँ के लोग मेनली बंगाली भाषा को बोला करते थे और यहाँ के लोग मेनली उर्दू भाषा को बोला करते थे। कौन सी भाषा को? उर्दू भाषा को बोला करते थे। तो यहाँ के लोगों ने अपनी लैंग्वेज का डोमिनेंस दिखाना शुरू किया था इधर के लोगों के ऊपर, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान का मेजर कंट्रोल था मेनली पूरे पाकिस्तान के ऊपर। तो यहाँ पर इलेक्शन हुए और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर थे, ठीक है, वो इलेक्शन को जीत जाते हैं, जिनको जीत जाते हैं। और ये सत्ता पे आने के बाद जैसे ही वो जीतते हैं, इस बात की खबर लगती है वेस्ट पाकिस्तान वाले को, और जैसे ही उन्हें इस बात का पता लगता है वो उन नेता को उठाकर जेल में डाल देते हैं और उनके समर्थन देश में सरकार का विरोध करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो उनका विरोध करते हैं तो आर्मी उनके ऊपर गोलियां और लाठियां चलानी शुरू कर देती है, लोगों को जेल में डालना शुरू कर देती है, घरों से ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर देती है, जिस वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत में भागते हैं। कहाँ भागते हैं? और करीब 80 लाख, कितने 80 लाख से भी ज़्यादा लोग भारत आ जाते हैं एक शरणार्थी के तौर पर। किस तौर पर? शरणार्थी के तौर पर। इस शरणार्थी के तौर पर करीब 80 लाख लोग भारत आ जाते हैं, जिसकी वजह से भारत के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रभाव, एक गहरा प्रभाव पड़ता है आर्थिक तौर पर, और भारत को इसका सामना करना पड़ता है। भारत में उस समय प्रधानमंत्री का काम संभाल रही थी इंदिरा गांधी, और उनको एक मेजर चुनौती लगती है, और वो इसी चुनौती के लिए अनाउंस करती हैं कि वो मदद करेंगी बंगालियों की, अर्थात ईस्ट पाकिस्तान। वो इनकी मदद करने के लिए अनाउंसमेंट करती है। जैसे ही वो इनकी मदद करने के लिए अनाउंसमेंट करती हैं, वैसे ही इधर के पाकिस्तानी हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मेजर वॉर चलती है, जिसको नाम दिया जाता है इंडो पाक वॉर। क्लियर? इस वॉर में भारत एक महान देश की तरह उभरते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और कड़ी धूल चटाता है पाकिस्तान को, और इसके बहुत बड़े लैंड एरिया को, काबुल तक के एरिया को, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे काबुल है, उस काबुल तक के एरिया को अपने कब्जे में ले लेता है भारत। अब भारत के सामने, भारत पाकिस्तान के सामने एक बात कहता है, या तो तुम इसे आज़ाद करो वरना इस क्षेत्र को भूल जाओ। पाकिस्तान भागा भागा जाता है अमेरिका के पास, भैया जी गड़बड़ी हो गई है, मदद करो मदद करो। तो भैया जी कहते हैं ठीक है भाई, इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, अमेरिका से डायरेक्ट कई सारे प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाने का प्रयास किया जाता है। उस समय नेता लोग झुकते नहीं और वो कहते हैं नहीं, ये इसको आज़ाद करे वरना हम भी नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। ऐसा कहा गया। इस समय एक मेजर प्रॉब्लम आ गई पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान को लगा ये आज नहीं तो कल तो हमारे हाथ से चला ही जाएगा, और बेवकूफ़ी दिखाते हुए अगर हमने इसको भी जाने दिया तो भैया हम तो गए, ये तो एक बड़ी गड़बड़ी वाला सौदा हो जाएगा। इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान ने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया, और उसने कहा ठीक है हम इसको आज़ाद कर रहे हैं। और इसी देश को, जो ईस्ट पाकिस्तान था, इसी ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कर कर एक नए देश के तौर पर बनाया गया, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। इतनी बात क्लियर है? क्या बनाया? बांग्लादेश। इतनी चीज़ क्लियर? आगे चला जाए, है ना? बांग्लादेश तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था 1972 में। कब बन गया? ठीक है, अब देखते हैं। पर ये जो 1971 से 1972 इंडो पाक वॉर रहा था, इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा। कहाँ पड़ा? भारत के ऊपर। ये 80 लाख लोग हमारे देश में आ गए। इनकी वजह से हमारे देश में गरीबी, भूखमरी और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं आने लगी, जिसका सामना हमारे देश को करना पड़ा। अब ये देखिए 80 लाख लोग हमारे यहाँ आएंगे, ये यहाँ पर काम भी करेंगे, ठीक है, खाना भी खाएंगे, रहेंगे भी। तो जितने भी रिसोर्सेज हमारे देश के लिए थे, उन रिसोर्सेज का यूज़ ये लोग करने लगे, ठीक है। जिस वजह से हमारे देश में जो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, ये नारा सिर्फ नारे के तौर पर ही रह जाता है, हकीकत में ज़मीनी तौर पर कामयाब नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि 80 लाख शरणार्थी हमारे देश में आ जाते हैं और इनको खिलाना पिलाना, और इससे भी मेजर प्रॉब्लम ये जो हमने वॉर लड़ी थी, इसके ऊपर अधिकतम पैसे का खर्च हो जाना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जिसकी वजह से भारत में गरीबी और बढ़ जाती है और इंदिरा गांधी की कही गई बात सच साबित नहीं हो पाती और देश के अंदर बढ़ने लगती है इन्फ्लेशन। क्या बढ़ जाती है? इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई। क्या बढ़ने लगती है? इस महंगाई को देखते हुए, किसको देखते हुए? महंगाई को देखते हुए देश में जब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने लगती है तो बहुत सारे लोग, कौन? बहुत सारे लोग इस महंगाई की मार से परेशान होते हैं और वो जगह जगह पर सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हैं। सरकार काम अच्छे से ना चलने की वजह से कई इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देती है
और जब वो इन इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देती है तो कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं और बेरोजगारी के कारण उनके पास पैसा भी नहीं है और उन्हें जॉब भी नहीं मिल रही है, समझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी स्थिति और ज़्यादा बुरी होती चली जाती है और लोग सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए आतुर हो जाते हैं। सरकार घिरने लगती है, चैलेंज ऐसे ही बढ़ते जाते हैं और एक मेजर प्रॉब्लम के तौर पर ये सारी बातें सामने आती हैं। क्या होता है उसके बाद जब देश में बढ़ जाती है महंगाई, क्या होता है 1973 तक महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ने का पहला रीज़न था ये, और दूसरा रीज़न था 1973 के अंदर ही जो क्रूड ऑयल था, क्या था, क्रूड ऑयल बोले तो कच्चा तेल। इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चा तेल था इसके दाम 4 गुना से भी ज़्यादा, कितना, 4 गुना से भी ज़्यादा दाम बढ़ जाते हैं, जिस वजह से जो तेल होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगा हो जाता है। और तेल हर इंडस्ट्री की एक बेसिक नींव है। अगर तेल महंगा होगा तो सभी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। जैसे ये बताइए, अगर आपके यहाँ गेहूँ या अनाज या सब्जी कोई भी चीज़ आ रही है तो गांव से यहाँ तक उसे लाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की, ट्रक की, किसी ना किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेन की, किसी भी चीज़ की। तो उसमें डलता है फ्यूल, ऑयल, और जब उस ऑयल के रेट बढ़ जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट के भी रेट बढ़ जाएंगे, और जब ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है उसका प्रभाव सब्जियों पर, अनाज पर, यहाँ तक कि हर एक संसाधन पर देखने के लिए मिलेगा, अर्थात चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी और देश में महंगाई बढ़ जाएगी। यही रीज़न था, एक क्रूड ऑयल और दूसरा पाकिस्तान से हमारी वॉर, जिसकी वजह से देश में बढ़ गई बहुत बड़े लेवल पर महंगाई। सरकार घिरने लगी, सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी देना बंद कर दिया और अंततः जब सरकार पहुंची 1974 के दौर में तो सरकार ने लंबे समय से कर्मचारियों को, कर्मचारी थे जिन्हें एक लंबे टाइम से सैलरी नहीं दी गई, पर सरकार ने उनसे काम करवाया, और जिस वजह से रेल के जो कर्मचारी थे, अब बताइए, देश में महंगाई बढ़ी हुई है, मैं लगातार काम कर रहा हूँ, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक भी काम कर रहा हूँ पर मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, मैं काम कर तो रहा हूँ पर मुझे पैसे नहीं मिल रहे, और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो मेरे घर में भी तो परिवार के मेंबर होंगे और जने होंगे, मेरा भी पेट है, सबका मतलब पूरा परिवार है, उन सभी को भी तो पालना है, उन सभी को भी कुछ खिलाना है, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करना है। ज़रूरतें भी तो छोड़िए, 1 साल से जिस व्यक्ति को काम कर रहा है और उसे सैलरी नहीं मिल रही, उसके पास अनाज के लिए भी पैसा नहीं होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। इनकी पेंशन, इनकी सैलरी के साथ साथ ही जो भी इन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो रिवॉर्ड्स भी नहीं मिले। इसी रिवॉर्ड्स के डिमांड को करते हुए जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं वो पूरे देश में हड़ताल अनाउंस करते हैं। क्या अनाउंस करते हैं? हड़ताल अनाउंस करते हैं, स्ट्राइक अनाउंस करते हैं, और पूरे देश में लगती है स्ट्राइक। पूरे देश के जितने भी रेलवे कर्मचारी थे वो इस बात का विरोध करते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है और हमें हमारी सैलरी दी जाए। इस बात को देखते हुए क्या होता है, इस बात को लीड करते हैं, कौन लीड करते हैं इसे, कौन लीड करते हैं 1974 के, क्या नाम था, जॉर्ज फर्नांडिस। क्या नाम था, जॉर्ज, जॉर्ज फर्नांडिस, हाँ ये इंडियन थे। जॉर्ज फर्नांडिस इस रेल हड़ताल को क्या करते हैं, लीड करते हैं। क्या करते हैं, लीड करते हैं जॉर्ज फर्नांडिस, और वो रेलवे कर्मचारियों की बात को आगे रखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, कौन करते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस। इतनी बात क्लियर, जॉर्ज फर्नांडिस इसे लीड करते हैं। ये जनवरी 1974 में ये घटना घटती है। सरकार के सामने बात रखी जाती है पर कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता, सरकार इनकी बात को मानने से मना कर देती है। इतनी बात क्लियर, जिसकी वजह से 1.5 से ही 2 महीने के अंदर इस स्ट्राइक को ख़त्म करना पड़ता है और रेलवे कर्मचारी बिना अपनी मांग को स्वीकार करे हुए इस हड़ताल को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो देश की समस्या में आपको साथ देना पड़ेगा, और साथ देने के लिए आपको थोड़ा सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ये बड़ी प्रॉब्लम है पर आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। लोगों का मनोबल तो बढ़ाती है और पर पैसे उस समय नहीं देती। कहती है कि अगर आपको विरोध ही करना है तो जो विरोध करेगा वो नौकरी से हाथ खो देगा। तो एक तरीके से सरकार दबाव बनाती है इन लोगों के ऊपर कि हड़ताल ख़त्म कर दें। कई सारे कर्मचारी अपनी सरकारी नौकरी को पाने रखने, बताइए आप लोगों के पास नौकरी हो सरकारी और सरकार कहे कि मैं छीन लूँगी अगर आप हड़ताल करोगे, तो 90% लोग भैया नौकरी बचाने के लिए हड़ताल ख़त्म करेंगे नहीं करेंगे। इसी तरीके से इन लोगों ने भी हड़ताल को ख़त्म कर दिया, और जब ये हड़ताल ख़त्म हो गई तो 90% कर्मचारी के जाने की वजह से ये स्ट्राइक फेल हुई और इसकी डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई। पर लोगों का इस स्ट्राइक को ख़त्म करवाने की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था सरकार के प्रति। अपोजिशन पार्टी ने इस बात को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया, और इसी चीज़ का विरोध देखते हुए पूरे देश में
सबसे पहले 1974 के अंदर ही एक गुजरात के अंदर भी मूवमेंट चलता है स्टूडेंट्स का, जनवरी के महीने में ही, इसी के पैरेलल में चलता है गुजरात में। कहाँ चलता है? गुजरात के अंदर जो छात्र हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं या मूवमेंट कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, छात्र आंदोलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुजरात के अंदर जनवरी में शुरू करते हैं, पर ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं फैल पाता और 1.5 से 2 महीने के अंदर छात्र को गुजरात के अंदर इस आंदोलन को ख़त्म करना पड़ता है। पर इस आंदोलन की चिंगारी पहुंचती है बिहार में मार्च के महीने तक। कहाँ तक? मार्च तक इसकी चिंगारी पहुंचती है बिहार तक। और बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं वो देश में बढ़ रही महंगाई का विरोध करने के लिए सरकार के सामने रोड पर आते हैं, और वो भी एक दोबारा से बिहार के अंदर छात्र आंदोलन की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? छात्र आंदोलन। मार्च 1974 में बिहार के छात्र सरकार का विरोध करने के लिए देश में बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई फीस को देखते हुए सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, और वो इस चीज़ के लिए एक आंदोलन करते हैं जिसे कहा जाता है बिहार छात्र आंदोलन। बिहार छात्र आंदोलन ये एनालाइज करते हैं कि वो कौन सा रीज़न था जिस वजह से गुजरात का इलेक्शन सफल नहीं हुआ। वो एनालाइज करते हैं, उन्हें रिजल्ट पता लगता है कि जो बिहार है, गुजरात के अंदर इन छात्र के पास इनका कोई लीडर नहीं था, जिसकी वजह से इनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसी बात को देखते हुए बिहार के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनका ये मूवमेंट आगे बढ़ता रहे, ये गुजरात के मूवमेंट की तरह फेल ना हो जाए। इसीलिए छात्र, जो गुजरात के छात्र हैं, ये गुजरात के छात्र पहुँचते हैं किसके पास? जी, बिहार के छात्र पहुँचते हैं जेपी नारायण के पास, जयप्रकाश नारायण के पास पहुंचते हैं अपनी बात को एक्सेप्ट करवाने के लिए और इस मूवमेंट की बात को उनसे मनवाने के लिए या अपने इस आंदोलन में उनको शामिल करने के लिए। वो जाते हैं, जेपी नारायण जी अपने घर पे होते हैं, पहुंचते हैं छात्र लोग और उनसे कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा देश में, उस समय तक जेपी नारायण संन्यास ले चुके थे राजनीति से, तो ये जाते हैं, कहते हैं सर बहुत ज़्यादा परेशानी है, देश में बहुत महंगाई बढ़ गई है, हमें इस महंगाई से छुटकारे की ज़रूरत है और इसके लिए सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारी मदद कीजिए। उस समय तक जेपी नारायण इस राजनीति से संन्यास ले चुके थे, पर उन्हें स्टूडेंट्स की बात जेन्युइन लगती है और वो सरकार में का विरोध करने के लिए छात्रों के साथ आने का प्रयास करते हैं। और वो छात्रों के सामने 2 शर्त रखते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ जब रहूँगा जब तुम मेरी ये 2 शर्तों को मानोगे। वो कौन सी 2 शर्त रखते हैं? कि ये जो मूवमेंट रहेगा, ये जो बिहार के अंदर आप लोगों ने मूवमेंट चालू किया है, ये जो मूवमेंट रहेगा, ये मूवमेंट रहेगा अहिंसक। क्या रहेगा? अहिंसक मतलब बिना लड़ाई दंगे के, नॉन वायलेंस। कैसा रहेगा? नॉन वायलेंस। दूसरा, ये नेशनल वाइज्ड होगा, पूरे के पूरे देश में फैलेगा, देशव्यापी होगा। क्या होगा? अर्थात पूरे देश में फैलेगा। इतनी बात क्लियर? छात्र इन दोनों ही डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? छात्र इन दोनों ही डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं और अंततः जब छात्र इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जेपी नारायण उनके मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं। और जेपी नारायण बड़े बड़े लेवल तक, बड़ी बड़ी जगहों तक, एक इनके बड़े रुतबे वाले नेता थे, ठीक है। जब ये बात कहा करते थे, गांधी जी के टाइम से थे और गांधी जी के फॉलोवर्स भी रहे थे, उन्हीं की आइडियोलॉजी पे आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हीं के कदमों को अपनाते हुए ये भी आगे बढ़ते हैं, नक्शे कदमों को अपनाते हुए ये भी आगे बढ़ते हैं। और क्या करते हैं? ये भी सरकार के विरोध में आंदोलन करने का प्रयास करते हैं और ये अपने इस आंदोलन की चिंगारी को पूरे देश तक पहुंचाते हैं। और ये चिंगारी को पहुंचाते हुए पहुंचते हैं 1975 में। कब? 1900, यहाँ समझ लेते हैं, दिख रहा है? 1975 में। किसमें? 1975 में ये पहुंचते हैं दिल्ली। कहाँ पहुंचते हैं? दिल्ली। दिल्ली के अंदर एक जगह है रामलीला मैदान। ये इस रामलीला मैदान में पहुंचते हैं, ठीक है। किस में पहुंचते हैं? रामलीला मैदान में पहुंचते हैं और करते हैं सरकार का विरोध। क्या करते हैं? और इस रामलीला मैदान के अंदर ही, दिल्ली के अंदर ही जेपी नारायण, कौन? जब पहुंचते हैं तो उनके साथ सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ ही सभी अपोजिशन पार्टी के लीडर भी आते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में कई लाखों लोग इनकी बात को, इस मैदान के अंदर सरकार का विरोध करने आते हैं। और जब वो लोग आते हैं तो जेपी नारायण इस जगह पर, ये डेट है 25
जून 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी नारायण जी क्या करते हैं, इंदिरा गांधी से, किससे, इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग कर देते हैं। इस्तीफे की मांग करते हैं और इस्तीफे की मांग के साथ ही ये एक काम और कर देते हैं। जेपी नारायण जी कहते हैं कि भैया इंदिरा गांधी आप दे दीजिए इस्तीफा। इंदिरा गांधी से इन्होंने क्या मांगा, इस्तीफा। इंदिरा गांधी से कहते हैं जी आप दे दीजिए इस्तीफा, और कहते हैं कि अगर आप नहीं देंगे और अगर इंदिरा गांधी इस्तीफा नहीं देती हैं तो देश में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, कौन है, अर्थात नौकरशाही, IAS IPS, नौकरशाही का मतलब होता है सेंट्रल ऑफिसर्स, ठीक है, IAS ऑफिस IPS जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ना जो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं उन्हें नौकरशाही कहते हैं। तो ये इन नौकरशाही से और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से और गवर्नमेंट वर्कर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सरकार की डिमांड को या सरकार की बातों को ना माने और उनका विरोध करें और काम पर जाना छोड़ दें। इस वजह से इसका प्रभाव देखने को मिलता है देश के राजनीति में। और इंदिरा गांधी जानती थी कि जेपी नारायण जो कहते हैं तो बहुत सारे लोग उनकी बात को फॉलो करते हैं। इस बात का इंदिरा गांधी को डर था। क्या था, डर था। इस बात का इंदिरा गांधी को डर था जिस दिन 25 जून 1975 को ये बात हो रही थी, दिन में उसी समय 25 जून 1975 को ही रात में, आधी रात में इंदिरा गांधी भागी भागी जाती हैं हमारे देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास और उनसे कहती हैं साहब देश में बड़ी समस्या है, देश में कंडीशंस मेरे कंट्रोल से बाहर है, लगा दो। वो कहते हैं क्या लगा दें, अरे लगा दो आपातकाल, मेरी सत्ता चली जाएगी भैया, लगा दो आपातकाल। और राष्ट्रपति साहब घोषणा कर देते हैं कि आज अभी इसी वक्त से देश में लग रहा है राष्ट्रपति शासन अर्थात आपातकाल। इसीलिए 25 जून 1975 से आपातकाल लग जाता है और पूरे देश में आपातकाल लगता है। ये आपातकाल की जानकारी कांग्रेस के किसी नेता को भी नहीं थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात की इंफॉर्मेशन देने के लिए अगले दिन, ठीक है, सुबह 6 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है अपने कैबिनेट मेंबर्स के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है, अपने कैबिनेट मेंबर्स की एक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा इस बात को बताने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने कितनी हबड़ दबड़ में अपनी सीट को बचाने के लिए और जेपी नारायण के इस विरोध से, इस्तीफे की मांग से वो कितना डर गई थी और उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। जो आपातकाल लगाया गया, ठीक है, इस आपातकाल को 25 जून 1975 की आधी रात को फखरुद्दीन अली अहमद जी के द्वारा लगा दिया जाता है अनुच्छेद 352 का यूज़ करते हुए। किसका यूज़ करते हुए? अनुच्छेद 352 का। हमारे देश में 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360। इन तीनों के द्वारा ही राष्ट्रपति शासन आपातकाल लगाया जा सकता है। 352 के तहत नेशनल आपातकाल लगाया जाता है, 356 के तहत राज्य पे आपातकाल लगाया जाता है और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है जब देश में आर्थिक संकट आ जाए। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक की बात क्लियर। 1971 से 1975, 25 जून 1975 की आधी रात तक अर्थात आपातकाल की घोषणा तक सभी बातों को समझ लिया था। अब हम वो समझेंगे कि वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से देश में आपातकाल लगाने की ज़रूरत पड़ी। कुछ कारण फॉर्मल थे और कुछ इनफॉर्मल थे, अर्थात इंदिरा गांधी के कुछ पर्सनल रीज़न थे और कुछ ऑफिशियल रीज़न थे जिसकी वजह से उन्हें आपातकाल लगाना पड़ा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं फॉर्मल रीज़न की, तो वो कौन कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से देश में आपातकाल लगाने की ज़रूरत पड़ी। पहला रीज़न था देश में बहुत ज़्यादा हड़ताल पर हो रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था। क्या हो रहा था? धरना प्रदर्शन। जगह जगह पर, बहुत सारी जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहे थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल लगाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। दूसरा, इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल लगाने की ज़रूरत पड़ने के पीछे दूसरा जो रीज़न है वो है देश में बढ़ती महंगाई, क्योंकि स्थिति महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि चीज़ें उनके कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ गई थी। और तीसरा रीज़न है जेपी नारायण का, जेपी नारायण का इस्तीफे की मांग करना, ठीक है, की मांग करना,
ठीक है जी। धरना प्रदर्शन करना, महंगाई बढ़ जाना और जेपी नारायण का क्या करना, इस्तीफे की मांग करना औपचारिक कारण थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। इसी के साथ साथ और भी कई सारे कारण थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी, क्योंकि इन सभी वजह से इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि देश की स्थिति उनके कंट्रोल में नहीं है। इंदिरा गांधी ने ये तक भी रीज़न दिया कि विदेशी शक्तियाँ या विदेशी देश या विदेशी पड़ोसी देश ये प्रयास कर रहे हैं कि वो भारत का विभाजन कर सकें। इन सभी कारणों से उन्होंने देश में आपातकाल लगाया। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मल रीज़न की। आपको याद होगा 1971 में इलेक्शन हुए थे प्रधानमंत्री के। इस प्रधानमंत्री के इलेक्शन में इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी और वो जीत भी गई थी। इंदिरा गांधी इस चुनाव में जब इलेक्शन में पार्ट ले रही थी तो वो जो चुनाव लड़ रही थी वो लड़ रही थी रायबरेली से। कहाँ से? रायबरेली से इंदिरा गांधी। कौन कौन? और उनके अपोजिशन लीडर जो समाजवादी पार्टी से थे, राजनारायण। इन दोनों के बीच में इलेक्शन होता है। इंदिरा गांधी रायबरेली से इलेक्शन को जीत जाती हैं और राजनारायण हार जाते हैं। पर राजनारायण अपनी हार के पीछे रिसर्च करते हैं कि वो हारते क्यों हैं, और एनालाइज करने के बाद उन्हें पता लगता है कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को यूज़ किया, अर्थात नौकरशाही और सरकारी कर्मचारियों को। किसको? सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने इलेक्शन में यूज़ किया, जो एक तरीके से असंवैधानिक और गैरकानूनी है। इस वजह से वो इस बात को लेकर राजनारायण कोर्ट चले जाते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कहाँ पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो इस बात को लेकर केस कर देते हैं। किसके सामने? कोर्ट के अंदर, कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन को गलत तरीके से जीता है। इस बात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट रिसर्च करवाता है और ये बात सही साबित होती है, जिस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट राजनारायण की बात को मानते हुए इंदिरा गांधी के इस इलेक्शन को कैंसिल कर देता है। क्या कर देता है? अर्थात रद्द घोषित कर देता है, रद्द कर देता है। जिस वजह से वो कहता है कि आपने इलेक्शन के अंदर मिसयूज़, अपनी पावर का मिसयूज़ किया है और नौकरशाही का प्रयोग किया है, जिस वजह से अब आप सांसद नहीं रहेंगे। क्योंकि इंदिरा गांधी जो इलेक्शन लड़ रही थी रायबरेली से, वो सांसद का चुनाव लड़ रही थी, एमपी का चुनाव लड़ रही थी, और उनसे कहा गया कि अब आप एमपी नहीं रहेंगे। इस वजह से इंदिरा गांधी एमपी नहीं रहती। ये बात कही जाती है 12 जून 1975 को। इंदिरा गांधी 12 जून 1975 को उनका इलेक्शन रद्द घोषित कर दिया जाता है, जिस वजह से इंदिरा गांधी अब एमपी नहीं रहती। और कहा जाता है, इंदिरा गांधी कहती है भाई मैं एमपी तो नहीं रहूँगी, बाकी प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री तो मुझे मेरी कैबिनेट बनाना चाहती है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आप प्रधानमंत्री तो बने रहेंगे, पर आप एमपी बने नहीं रहेंगे, और एमपी ना बनने होने की वजह से आप लोकसभा के या राज्यसभा के या संसद के अंदर किसी भी मीटिंग के अंदर पार्ट नहीं ले सकते। अर्थात इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो हैं पर बिना पावर के। वो कोई संशोधन नहीं कर सकती, कोई नियम नहीं बना सकती, कोई कानून नहीं बना सकती। स्थिति उनके कंट्रोल से बाहर जाने लगी। और ये भी कहा कि अगर आप 6 महीने के अंदर दोबारा से इलेक्शन में जीत कर नहीं आ पाते हैं तो आपको प्रधानमंत्री की सीट को भी खोना पड़ेगा। इंदिरा गांधी इस बात को सुनकर घबरा जाती हैं और इस बात को लेकर वो पहुंचती हैं सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पहुंचती हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संस्था है जो न्याय करती है। ये उस कोर्ट में पहुंचते हैं और बोलती हैं कि साहब मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, आप इस चीज़ को लेकर डिसीजन दीजिए। 24 जून 1975 को ये केस सुप्रीम कोर्ट में खुलता है और सुप्रीम कोर्ट इसकी एनालाइज करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा? इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा लिए गए डिसीजन को राइट अर्थात सही डिक्लेयर कर देता है कि भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो काम किया है वो सही किया है। अर्थात इंदिरा गांधी ने किसके लिए? एमपी के इलेक्शन के लिए रायबरेली के चुनाव में गलत तरीके से सरकारी कर्मचारी या सरकारी ऑफिसर का यूज़ किया है, जिस वजह से अब वो सांसद नहीं रह सकती और उनका इलेक्शन कैंसिल हो जाता है।
इसी बात को देखते हुए, इन सभी रीज़न को देखते हुए 24 जून को ये घटना घटती है। इसी बात को देखते हुए इसी के अगले दिन 25 जून, एक तो ये घटना हो गई, इसी के बाद, और आपको याद होगा मैंने यहाँ पर जब फॉर्मल कारण बताए थे तो जेपी नारायण वाला जब टॉपिक आपको बताया था कि जेपी नारायण जी कहाँ पर, दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार का, इंदिरा गांधी का विरोध प्रदर्शन करते हैं और इस्तीफे की मांग कर देते हैं, इस्तीफे की मांग करते हैं और नौकरशाही से व सरकारी कर्मचारियों से, किससे, सरकारी कर्मचारियों से गुजारिश करते हैं या दरख्वास्त करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों से कहते हैं कि वह काम पर ना जाएं, वह काम पर न जाएं। इतनी बात क्लियर रही। सरकारी कर्मचारियों से वो कहते हैं कि वो काम पर ना जाएं। इस बात को देखकर इंदिरा गांधी डर जाती हैं। ये कब कहते हैं, तो ये बात कहते हैं वो 25 जून 1975 को। 24 जून को आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी, उनकी अंतिम उम्मीद ने भी ये बात कह दी कि भैया अब वो सांसद नहीं रह सकती, अर्थात 6 महीने के अंदर उन्होंने इलेक्शन पे अगर नहीं जीती तो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती। ऊपर से इसी बात को पकड़कर और इस्तीफे की मांग कर देते हैं कौन, जेपी नारायण। इस बात को देखकर इंदिरा गांधी घबरा जाती हैं, डर जाती हैं और अंत में इसी दिन रात को भागी भागी जाती हैं हमारे देश के उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास। और 25 जून 1975 की आधी रात को पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा देती हैं। कौन करता है, तो फखरुद्दीन अली अहमद। कौन करता है, फखरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी हैं ये हमारे देश में राष्ट्रपति लगाए थे सिर्फ इंदिरा गांधी के कहने मात्र से। वो आती हैं, कहती हैं भैया जी लगा देते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। इतनी बात क्लियर है। आशा करते हैं आपातकाल तक की इतनी घटनाएं समझ में आ गई होंगी, फॉर्मल इनफॉर्मल समझ में आ गए होंगे। अब हम समझेंगे कि आपातकाल लगाने के जो ये कारण थे, इसमें से जो इसके आपातकाल के दरमियान करीब आपका 18 से 21 महीने, करीब 2 साल मान लीजिए आप, लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में जब हमारे देश में आपातकाल लगा, इस आपातकाल के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई थी उनको हम समझेंगे और उसके बाद हम ये समझेंगे कि जब आपातकाल हट गया तो देश की राजनीति के अंदर क्या क्या हुआ। तो इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।